जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है अभी तक अमेरिकन टैरिफ्स का और ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी के लिए, और आगे जाकर के क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, इन सभी चीजों को यहां पर समझेंगे। आपकी काफी सारी रिक्वेस्ट थी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो देखते हैं कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है और क्या कंपनी आगे जाकर के कर सकती है। अगर हम कंपनी के सभी फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को निकाल करके देखें तो अकॉर्डिंग टू इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि कंपनी का एफसीडी क्या बताता है अभी के लिए कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड यानी कि एक्सपेंसिव, अंडर वैल्यूड यानी कि कंपनी का प्राइस अभी कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू एफएसीडी के अकॉर्डिंग बता रहे कि अभी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो 203 से लेकर के 259 के बीच में होनी चाहिए। अब इस रेंज पर आने का मतलब यह है कि स्टॉक में गिरावट। अब सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं, बल्कि अगर आप कंपनी के अदर फंडामेंटल्स देखोगे जैसे कि रेशियोज, ईएससीपी, ईपीएस, आपका प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो, अगर आप इन तीन रेशियोज को भी देखोगे तो कंपनी फंडामेंटली अभी काफी हद तक स्टेबल है। कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जहां पर आपको मिल रही है वो कम बता रही है कि कंपनी की वैल्यू अभी ओवर वैल्यूड है, बट ऐसा नहीं है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो कंपनी काफी हद तक स्टेबल है। लेकिन इंपैक्ट फिर क्या है? अगर एक तरफ आपको दिख रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की कम बताई जा रही है, दूसरी तरफ कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्टेबल है, इंपैक्ट पड़ रहा है जियो पॉलिटिक्स का। जियो पॉलिटिक्स का कैसे? कंपनी डायरेक्टली एक्सपोर्ट पर काम करती है, कार्गो हैंडलिंग करती है कंपनी, लॉजिस्टिक्स में कंपनी काम करती है। यूएई में कंपनी का सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग बिजनेस देखने को मिलता है, जहां पर ऑलरेडी अमेरिका 10% के आसपास का टैरिफ इंपोज कर चुका है। अब यूएई में कंपनी का सेकेंड लार्जेस्ट के आसपास का कार्गो हैंडलिंग बिजनेस होता है। तो यहां इंपैक्ट पड़ना कंपनी के लिए एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर हम अदर पॉइंट्स को देखें जैसे कि ट्रंप के टैरिफ की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो दुनिया किस तरफ जा रही है। अगर एयर टैरिफ्स बढ़ रहे हैं तो दुनिया जाना चाहती है अब इस समय सी फ्राइट की तरफ। सी फ्राइट की तरफ, जहां पर एयर टैरिफ्स पे आपको 25 से 50% के टैरिफ्स मिल रहे हैं टू ऑफसेट द हाई लैंडेड कॉस्ट कॉज्ड बाय 25 to 50% टैरिफ्स। मेनी इंडियन एक्सपोर्टर्स आर स्विचिंग फ्रॉम एक्सपेंसिव एयर कार्गो टू सी फ्राइट। इस तरीके की जब भी इंपैक्ट पड़ता है आपको जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, बट स्टिल नेगेटिव क्यों यहां पर बना हुआ है, उसके पीछे के रीजंस भी कहीं ना कहीं यही है। पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स फोकस रहेगा डोमेस्टिक कार्गो पे। जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मेजरली क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब कंपनी की डिमांड यह है कि हम डोमेस्टिक कार्गो पर भी फोकस करें। JSW Infra strategy involves focusing on bulk cargo like coal and iron ore, which are more domestically oriented. लेकिन कंपनी का मेजर फोकस इस पर नहीं है, बट अब कंपनी को करना पड़ेगा। तो ये है कंपनी का कंसर्न। जो कंपनी के लिए फायदेमंद चीज है वही कंपनी के लिए कंसर्न बन रही है। अगर बाय शिप कंपनी को बेनिफिट मिलता है तो वही डोमेस्टिक कंपनी के लिए एक नुकसान है, क्योंकि कंपनी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करती, रादर कंपनी के एक्सपोर्ट पर ज्यादा फोकस है। तो वाइसा वर्सा भी अगर हम देखें तो यूएस टैरिफ का इंपैक्ट कंपनी को अपने आप में अमेंड करने में मदद कर सकता है। मतलब कंपनी को लगेगा समय, और समय अगर लगता है तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। यानी कंपनी को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। ये एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं पॉइंट है समझने के लिए, ठीक है। जनवरी 16 कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, जनवरी 16 को। तो ये वाली डेट आप यहां पर नोट कर लेना। लेकिन कंपनी परफॉर्म कैसा करती है एक बार इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। पहले तो चार्ट पेन पे देखो, स्टॉक ने एक बड़ा फॉल दे दिया ऑलरेडी, 340 के आसपास है स्टॉक इस समय, ऑलमोस्ट 80 से 70 रुपए नीचे है। अगर आप 2024 में देखोगे तो स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए थे, यहां पर 140 160 के आसपास से लगभग 350 के ऊपर, 140 से 160 से 350 तक के रिटर्न स्टॉक ने 2024 में दिए थे। और उसके बाद से स्टॉक एक रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल्दो पूरा 1.5 साल लगभग हो चुका है इस रेंज पर कंसोलिडेट करते हुए। कंपनी को डिमांड जब भी इस तरह से चलती है ना, हमेशा जरूरत होती है कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। अभी हमने क्या डिस्कस किया वीडियो की शुरुआत में कि कंपनी के फंडामेंटल स्टेबल है,
लेकिन कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कैसा और कंपनी कैसा रिवेन्यू दे रही है। कंपनी के रिवेन्यूज अगर आप देखोगे तो कंपनी काफी हद तक आपको ना फ्लैट नजर आएगी, ठीक है। कंपनी काफी हद तक फ्लैट नजर आएगी, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ना अचानक से कोई बड़ा ग्रोथ परसेंटेज दे रही है। कंपनी लगभग लगभग फ्लैट चल रही है, 1000 करोड़ लगभग चला, 4-5 क्वार्टर 1000 करोड़ कंपनी चली, फिर 1100 करोड़, फिर 1200 पर कंपनी 3 क्वार्टर से लगातार है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी एक स्टीप तेजी दे रही है अपने रिवेन्यूज पे, बहुत स्लो ग्रोथ कंपनी का है। और यही ग्रोथ कंपनी के एनुअल ग्रोथ पर भी नजर आता है, जहां कंपनी 20% के एवरेज ग्रोथ परसेंटेज पे है। तो जब भी आपको इस तरह की कोई ग्रोथ कंपनी की नजर आ रही हो, वहां पर इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है मार्केट न्यूज क्या आ रही है। और अगर मार्केट न्यूज थोड़ा सा भी सेंटिमेंट्स बिगाड़ती है तो उस स्टेगनेंट ग्रोथ पे स्टॉक क्या करता है, कंसोलिडेट करने लग जाता है। और वही चीज ये आपके जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई है। यानी कंपनी को अभी कार्गो पर काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक कार्गो, अभी आपने एक अपडेट देख ली उसकी, उस पर कंपनी को काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कंपनी का ये ग्रोथ पर सवाल उठ जाता है कि कंपनी फाइनेंशियल्स पर कैसे आगे चल करके काम करेगी। यानी आने वाले क्वार्टर्स में जो दिसंबर या मार्च क्वार्टर आपका आएगा, वहां ये ग्रोथ 26% के ऊपर आना जरूरी है ताकि आप ब्रेकआउट्स ले सको। अदरवाइज न्यूज का इंपैक्ट कंपनी पर ज्यादा पड़ सकता है। तो ये कंपनी को जरूरत रहेगी दिसंबर क्वार्टर में। एक बार समझ लेते हैं कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है दिसंबर में। 2022 में कंपनी का बढ़िया रिवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर का, 2023 में भी कंपनी ने बढ़िया रिवेन्यू दिया, 2024 में भी कंपनी ने बढ़िया रिवेन्यू दिया। यानी कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है यहां पर कि सितंबर क्वार्टर कंपनी वीक परफॉर्म करती है और आपका दिसंबर क्वार्टर कंपनी कहीं ना कहीं बेंचमार्क लगा रही है। तो ऐसे में अगर हम पॉसिबिलिटी लेकर के चले, कंपनी ने 26% का ग्रोथ दिया, 266 करोड़ लगभग कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप करा, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ पिछले साल से 26% हुआ। तो अब अगर कंपनी को इतना ही ग्रोथ देना है, हम मान लेते हैं 1200%, 1200 करोड़, इसको हम अभी अप्रॉक्स 1200 करोड़ लेते हैं। अब 1200 करोड़ का कितना हो जाएगा, 25% कितना हो जाएगा, और 25% कितना होगा इसका, अराउंड 300, ठीक है, यस 300 करोड़ होगा। तो अगर हम इसको 1200 लेकर चले तो इसका 25% हो जाएगा 300। यानी कंपनी को 1500 करोड़ का रेवेन्यू निकालना है यहां पे, 1500 करोड़ का, ताकि कंपनी इस ग्रोथ का मुकाबला कर पाए। क्योंकि इसका 25% कितना होगा, 1200 अगर हम अप्रॉक्स निकाल रहे हैं तो 1200 का आपका 25% अराउंड होता है 300 करोड़ का। तो कंपनी का 1500 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए ताकि कंपनी फ्लैट आ सके। तो डिमांड कंपनी से बढ़ती है। अब आप देख रहे हो कंपनी अगर फ्लैट रिवेन्यूज लेकर के आती है ना, तो एक्सपेक्टेशंस क्वार्टरली रिजल्ट से कम हो जाती हैं। तो कंपनी को अगर फ्लैट रिवेन्यू से उठना है, कंपनी को ग्रोथ भी बड़ी देनी पड़ेगी ताकि कंपनी में एक्सपेक्टेशंस भी बढ़े। इसी वजह से इंट्रिंसिक वैल्यूज कंपनी की कम हो जाती है। और अगर आप ईपीएस कंपनी का देखोगे, पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस फ्लैट है और कोई बड़ा ग्रोथ ईपीएस पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का एनुअल ग्रोथ भी स्टेगनेंट है, फ्लैट है। तो आपके सामने रेशियोज भी सारी इकट्ठी हो जाती है और कंपनी काम क्या कर रही है, बिजनेस क्या दे रही है, वो भी आपके सामने आ जाता है। तो क्वार्टर 3 में कंपनी अगर फ्लैट भी आती है, 1500 करोड़ भी देती है ना कंपनी रेवेन्यू, तो भी कंपनी फ्लैट रहेगी क्योंकि एनुअल ग्रोथ कंपनी का फिर भी 25% रहेगा। ठीक है, तो ये है कंपनी के इस समय प्री एनालिसिस रिजल्ट्स का। इसी तरह से आप प्रॉफिट्स का भी निकाल सकते हो कि क्या कंपनी ग्रोथ दे सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में कंपनी का होल्डिंग पैटर्न। ऑल्दो अभी दिसंबर का होल्डिंग पैटर्न नहीं आया है, सितंबर में एफआईआईज ने बाइंग करी थी, डीआईज ने सेलिंग करी थी और पब्लिक ने भी। तो जो भी पब्लिक और डीआई ने बेचा वो एफआईआईज ने बाइंग कर लिया था सितंबर के डाटा में। इसके अलावा नेक्स्ट होल्डिंग पैटर्न जो हमारे पास है दिसंबर 2025 का आपके म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल सबसे पहले आते, इन्होंने 3.20% बाइंग करी थी, 7866 क्वांटिटी बस। तो म्यूचुअल फंड को ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिले दिसंबर 2025 में जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अलावा सेलिंग भी है क्या कुछ, तो यस सेलिंग ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है। सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड ने अपनी 100% क्वांटिटी सेल ऑफ की है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 9,45,423 क्वांटिटीज के साथ में। तो म्यूचुअल फंड ओवरऑल सेल की तरफ गए हैं दिसंबर के महीने में। ठीक है, यस ओवरऑल 9,30,619 क्वांटिटीज सेल ऑफ करी है म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर में। तो ये हो जाता है आपका होल्डिंग पैटर्न।
और मार्केट एक्सपर्ट्स काफी टाइम से बुलिश है, सिंस जुलाई 2025 365, 344, 380, 336, 360 और 338 किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। और दो प्रभुदास लीलाधर जुलाई 2025 इन्होंने 344 का टारगेट दिया था, 346 पर जाकर के स्टॉक वहीं से लगातार नीचे। बाकी किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स का कोई टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। लास्ट जो आपका टारगेट आया था मार्केट एक्सपर्ट्स का वो था प्रभुदास लीलाधर का, बाइंग की रेटिंग के साथ 336 का टारगेट। लेकिन मैं आपको जाने से पहले एक पॉइंट और बता देना चाहता हूं कि जितने भी ये मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके टारगेट्स आते हैं, ये टारगेट होते हैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे प्रभुदास लीलाधर है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भी दी होगी कि ये जो टारगेट है 336 का, ये कैसे अचीवेबल है, कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है। तो इसको जरूर नोट किया करो। कभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट देखते हो, बहुत बड़े बड़े टारगेट दे देते हैं कई बार, और बाइंग की रेटिंग भी होती है, और रिटेलर वहीं जाकर के कहता है ओह अच्छा चलो एंट्री करनी है, चलो कर लेते हैं, और फिर वहीं फिर अपने आप को ट्रैप फील करता है। सो बड़ी बेटर ये है कि आप रिपोर्ट भी देखो पहले इनकी कि ये किस बेस पर ये टारगेट दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कब तक की है, और कंपनी से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ये क्या कर रहे हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।